चलिए चलते हैं दूसरे सत्र में। जैसा कि आप सबको विदित है, कल हमारे आदरणीय पवन कुमार जी का जन्मदिन था, और उस चूंकि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन था। पूरे भारत में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए हैं, और उस कार्यक्रम के साथ साथ कल अ, विश्व फूड दिवस, जो फूड वर्ल्ड इंडिया का जो कार्यक्रम था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री सहित महान हस्तियां थीं, उसमें हमारे आदरणीय पवन कुमार जी उपस्थित रहे, और निश्चित हम उनका अनुभव सुनेंगे। कल का जो ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक व्यक्ति का ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है, और कल जो है जन्म दिवस बहुत ही अच्छा विशेष रहा आपका। तो कल के अनुभव, और कल आप चूंकि प्रवास सफर में थे, तो कल आपका सुन नहीं पाए थे, तो मैं चाहूंगा आदरणीय पवन कुमार जी को सुनने के पहले रमेश चंद्र मेहरा जी ने हैंड किया है। जी, कोई जी विशेष ओम। बात हो तो। जी। जी ओम। मैं तो कल जब आदरणीय पवन कुमार जी को सब जो उनके जन्मदिन पर बधाई दे पा रहे थे, मैंने नहीं दी थी। उसका कारण ये था कि मैं वो भोपाल जा रहा था और ये सब गड़बड़ हो रहा था। तो मैं तो आज एक दिन लेट उनको अपने हृदय से बधाई देता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईश्वर उन्हें चिरायु रखे। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जियो। आपकी बधाई तो आ गई थी, लेकिन आज डबल देने थी आपको, तो दे दिया आपने, कोई बात नहीं। आपने उसमें थे तो आपकी आवाज आ गई थी, उसमें कट गई थी थोड़ी, लेकिन जंगल में थे आप। हाँ जी जी तो जी। हाँ, आ गई थी। चलिए, तो बहुत मैंने बहुत सुना शायद आवाज पहुंची नहीं है, तो फिर मैंने आज तो अपने मन के जो आपकी भाव है वो आपकी आवाज आदरणीय पवन कुमार जी तक पहुंच गई थी, उन्होंने धन्यवाद दिया सभी भाई बहनों को। मैं उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं की आवाज में आप सुन लें। सभी व्यवहार परिवार के सदस्य, क्योंकि कल वो प्रवास पे थे, उनकी आवाज नहीं आ पा रही थी, तो आदरणीय पवन कुमार जी की झलक सबसे अलग मैं आमंत्रित करता हूं, आप आए, और हम सबको कल के कार्यक्रम के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी। जी, ओम नमस्कार सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके द्वारा दिए गए मुझे आशीर्वाद के लिए। मैं सबका आपका आभारी हूँ। और वाकई कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक था, और ये कार्यक्रम मुझे 2023 की जो मेरे नर्मदापुरम का प्रवास था, उसी की तर्ज में कल का भी कार्यक्रम रहा है, समय के अनुसार। क्योंकि मैंने कल सवेरे 6 बजे से अपनी यात्रा शुरू हो गई थी, बल्कि पौने 6 बजे से ही शुरू हो गई थी, और रात को वो 12 बजे तक होते रही। नर्मदापुरम में भी ऐसे ही समय का सदुपयोग हमने किया था 2 वर्ष पहले। तो वो दोनों यात्राओं का आज मैं याद कर रहा था कि पिछली बार भी इतना ही समय लगा था, और बीच में का जो अनुभव था वो भी अपने आप में बहुत ही सुंदर था। तो आज का मैं कार्यक्रम, क्योंकि आज मुझे फिर से 7:30 पौने 8 बजे फिर से निकलना होगा, तो मैं लगभग आधे घंटे तक अपनी बात कहूंगा, और उसके बाद कुसुम भारद्वाज जी शायद आहार के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, तो वो जारी रखेंगे हम हमारा कार्यक्रम में। आज का केंद्र बिंदु हमारा आहार है। केंद्र बिंदु आहार इसलिए है क्योंकि कल जो ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, कल दो ऐतिहासिक कार्यक्रम रहे, उसमें से एक में मुझे जाने का मौका मिला है। दूसरा वाला जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो एक कल का हमारा जो कार्यक्रम था, विश्व वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। अब इसको मैंने हिंदी में जब मैंने इसको लिखा, तो ये था विश्व आहार भारत 2025। तो कल जो कार्यक्रम था, मैं आहार के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, और कार्यक्रम में सम्मिलित होने के साथ साथ उस भारत मंडपम में लगभग 2000 से ज्यादा कंपनियां, संस्थाएं, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, कम से कम 2000 से ज्यादा थे, और लगभग 90 देशों के प्रतिनिधियों के स्टॉल्स वहां पर लगे थे। इतना बड़ा कार्यक्रम था कि मैं उसमें से केवल 10% को भी नहीं देख पाया हूं कल।
10% में भी करीब 15 को हम से जरा सी बातचीत करने का मौका मिला, उनके साथ जरा सी समय बिताने का मौका मिला, उनके साथ शायद कुछ सहयोग की बातें करने का मौका मिला। बाकी तो अभी ये वैसा ही कहानी हो गई जैसा संतोष चौहान जी कहते हैं कि हमारे जीवाणु जो है उसमें से 5% को भी नहीं समझ पाए हैं। मेरा भी जो कल का अनुभव रहा केवल 10% से कम को ही बातचीत करने का या उनसे मिलने का थोड़ा-सा समय देने का मौका मिला और उनकी जो यात्राएँ रही हैं उसको तो बारे में तो हमने चर्चा भी नहीं की। तो ये विस्तार पूर्वक कार्यक्रम सवेरे से ही चालू हो गया था और कल शाम को प्रधानमंत्री जी का आगमन हालाँकि 6 बजे होना था शाम को, लेकिन वो किसी कारणवश दूसरे कामों में व्यस्त थे, राजस्थान से आए थे। उनका आगमन करीब सवा 7 बजे के आसपास हुआ, उसके बाद हुआ और उन्होंने भी अपनी बात को संक्षेप में कहते हुए लगभग 8 सवा 8 बजे तक वो कार्यक्रम उद्घाटन सत्र और बाकी सब चीज़ें समाप्त होकर के फिर आगे का कार्यक्रम हुआ। इस माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जब वो उपस्थित हुए, तो वहाँ पर रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी उपलब्ध थे, बाकी मंत्रीगण जो इस मंत्रालय से संबंधित थे, मिनिस्ट्री से संबंधित थे, वो भी उपलब्ध होकर के उन्होंने भी अपनी चर्चा की। तो इस विश्व आहार दिवस जो कि भारत में 2017 में इसकी शुरुआत हुई और ये चौथी बार भारत में मनाया जा रहा है, उसके अलावा शायद अन्य सालों में या अन्य देशों में भी मनाया जाता है और भारत के जो आहार हैं, अलग-अलग जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है बेसिकली उद्यमिता के ऊपर आधारित जो कार्यक्रम है, उसको ध्यान रखते हुए वहाँ पर लोगों को आपस में मिलने का, अपने प्रोडक्ट दिखाने का, अपना बिज़नेस गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, उद्यमिता को करने के लिए विभिन्न उद्यमी भी और सरकार की विभिन्न योजनाएँ, विभिन्न विभाग सारों के मंत्रालय, सारों के स्टॉल्स लगे थे और काफ़ी भव्य स्टॉल थे, ऐसे नहीं कि छोटे-मोटे स्टॉल्स लगे हैं, बहुत भव्य स्टॉल थे। उसमें से हमारे पतंजलि का भी एक स्टॉल था, जिसमें कि सारी चीज़ों को वहाँ पर दिया गया था, दिखाया गया था और बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई हैं और एक ऐसा लग रहा था कि हमारा अ, इस कार्य को देखते हुए कि भारत वाक़ई ही जितना तरह से प्रगति हो रही है, जहाँ पर अलग-अलग जगह पर लोगों ने उद्यमिता के माध्यम से प्रगति की हुई है, उसका एक निचोड़ के रूप में, उसमें प्रोडक्ट के रूप में, उसकी क्वालिटी के रूप में, गुणवत्ता के रूप में जो चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे रही थी, चाहे उसको पैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसको देखने के दृष्टिकोण से हम देखते हैं या जहाँ जिस स्टॉल्स में जो उद्यमियों ने कुछ सैंपल्स दिखाए थे और वहाँ पर उसको भी टेस्ट करा रहे थे, उनकी गुणवत्ता को देखते हुए मुझे लगा कि ये एक बहुत ही सीखने वाली चीज़ है कि किस प्रकार से हम अपनी उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखें, अपने कार्यों की गुणवत्ता को बनाए रखें, वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा था। तो ऐसा जब अवसर मेरे पास आया, वहाँ पर स्टॉल्स को घूमने का, तो चूँकि मैं सवेरे 6 बजे, पौने 6 बजे ही निकल गए थे और भोजन भी नहीं किया था, नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि वहाँ पहुँचने का भी एक समय था, प्रोटोकॉल था। तो वहाँ पर जो भी स्टॉल्स थे, वहाँ से मैंने अलग-अलग चीज़ों को, अलग-अलग उत्पादों को बड़े उत्सुकता के साथ पहले तो उसका अनुभव लिया, उसको चखा और अ, वहाँ से बात की उनसे, लोगों से बात की कि ये कहाँ से आया है उत्पाद, कैसे बनता है, कैसे इसका करते हैं। कुछ चीज़ें रॉ थी, जैसे मैं सबसे पहले जो स्टॉल जहाँ पर मैंने भ्रमण किया, वो था आपका सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया के स्टॉल में खजूर रखे हुए थे। खजूर बड़े अच्छी क्वालिटी के थे और सबको सैंपल भी करा रहे थे, टेस्ट भी करा रहे थे। तो उनके खजूर और उनके जो बाकी प्रोडक्ट्स थे खजूर आधारित, कई सारे प्रोडक्ट्स बड़ी सुंदर पैकिंग में, बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हुए, वहाँ पर मैंने 2-4 स्टॉल्स में अवलोकन किया। बात तो उनके साथ नहीं हो पाई, लेकिन उनके गुणवत्ता जिस तरह से चीज़ें रखी गई थी, जिस तरह से डिस्प्ले किए गए थे, वो बहुत बढ़िया थे। तो ऐसे खजूर खा के तो मैंने पहले
जो थोड़ी-सी भूख लग रही थी उसको थोड़ा-सा मिटाया। तो दोनों चीज़ों का कार्य अपना हो गया कि भूख तो नहीं मिटी लेकिन थोड़ा-सा पेट में कुछ चले गया, कुछ एनर्जी आ गई और काफ़ी हम चले भी थे वहाँ पर, तो काफ़ी कुछ एनर्जी आ गई और नई ऊर्जा के साथ अलग-अलग स्टॉल्स में उसके बाद मैंने अ, वियतनाम के स्टॉल्स को देखा। वियतनाम के स्टॉल्स में तो वो एक ड्रिंक दे रहे थे, कैन्ड ड्रिंक, तो वो ड्रिंक उन्होंने हमें पिलाई। तो ऐसा करते हुए फिर थाईलैंड के स्टॉल था, फिर कंबोडिया का था, फिर इंडोनेशिया का थे, फिर रशिया के स्टॉल्स थे कई सारे और इस तरह के स्टॉल्स में जाकर न्यूज़ीलैंड का स्टॉल था। ऐसे अनेक देशों के स्टॉल में ही सबसे पहले मेरा वहाँ पर जिस हॉल में थे, वहाँ पर इन्हीं स्टॉल्स को देखते हुए आगे बढ़े और उसके बाद फिर भारत के अपने अलग-अलग कंपनीज़ के स्टॉल, सारी जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज़ थी, छोटे उद्यमी थे और बाकी और भी जो थे अपने पतंजलि का स्टॉल था, उन सबको देखा, उनके कार्यों को देखा, डिस्प्ले को देखा और सब करते हुए जब मैं ओडीओपी के स्टॉल पर गया, तो मुझे अपने भाई जो हमारे नर्मदापुरम में जो पीएफएमएबी स्कीम को चलाते हैं और यहाँ पर उद्यमियों को सहयोग करते हैं, उनके बारे में मैंने सोचा और मनीष जी के बारे में मेरा विचार आया कि वो भी इस तरह के कार्य करते हुए अपने ग्रामीण स्तर के हमारे जितने भी जिला स्तर के उद्यमी हैं, उनको स्कीम्स के माध्यम से उनका सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनका योगदान करने का प्रयास कर रहे हैं और उनके उत्पादों को इस स्तर तक लाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो गुणवत्तापूर्वक पूरे विश्व के पटल के सामने वहाँ पर वो प्रस्तुत हो सकें। उसकी अच्छी पैकिंग के माध्यम से, उसकी जो भी उसकी पब्लिसिटी है, उसके माध्यम से। तो उनको भी मैंने कल याद किया क्योंकि उनके साथ भी जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे गणेश जी की मूर्ति दी थी। तो जब भी मैं उनको याद करता हूँ, वो गणेश जी की मूर्ति मेरे पास जो गोबर से बनी हुई है, तो उनकी याद आती है और उनको हम निरंतर याद करते हुए, उनके कार्यों का जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसको मैं याद करता हूँ। तो इस प्रकार से घूमते-घामते हम आगे बढ़े और कई लोगों से बातचीत करते हुए और ये मलाल रहते हुए कि अरे! अभी इस साइड वाला तो देख लिया लेकिन इस साइड वाला तो छूट गया है। अब इसको कब आएँगे? क्योंकि वो कई सारे मॉड्यूलर फॉर्म में ये सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। मेरे एक साथी हैं जो मेरे साथ पढ़े हैं, उन्होंने एक मुझे मालूम किया, फ़ोन किया, तो उनके स्टॉल में भी मैं जाने का मौका मिला और स्टॉल में उन्होंने चावल की 2 वैराइटियाँ, काला नमक और एक और वैराइटी थी, उसका वो मार्केटिंग कर रहे हैं, किसानों के साथ काम कर रहे हैं और उसको ओडीओपी के माध्यम से और उसके साथ ही जीआई टैग के माध्यम से उनको जीआई टैग मिल गया है दोनों धान के चावल की वैराइटीज़ को, उसके माध्यम से उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं और जीआई टैग के बारे में मेरे ख्याल से पूर्व में हमने चर्चा की थी। लेकिन जितने भी जीआई की वैराइटीज़ हैं जो कि एक विशिष्टता है, एक अपने इलाके में होती है, उसको भारत सरकार से मान्यता मिलती है। मैं उसका अभी कंपाइलेशन मैंने किया था अभी कि हमारे पास स्पाइसेस के कितनी वैराइटीज़ के जीआई टैग हैं और कौन-कौन से राज्यों में हैं। तो बहुत सारे ऐसे जीआई टैग्स कम से कम 30-40 तो केवल स्पाइसेस पर हैं। चावल के ही मुझे कल बता रहे थे कि 29 वैराइटीज़ चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। तो ऐसे करते हुए उन सब वैराइटीज़ के बारे में भी और जीआई के बारे में भी एक स्टॉल ओडीओपी का एक छोटा-सा स्टॉल 2 फुट बाय 2 फुट का भी जगह नहीं होगी, वहाँ पर उनको जगह मिली थी। तो ऐसे छोटे-छोटे स्टॉल और बड़े-बड़े स्टॉल, भव्य स्टॉल वहाँ पर देखने को मिले। उसको हमने अनुभव किया, देखा, जो टेस्ट कर सकते थे उसको टेस्ट किया और उसके अलावा सवेरे के कुछ सेशन थे जिसमें कि केवल 100 लोगों को बुलाया गया था, पतंजलि को भी बुलाया गया था। तो वहाँ पर मैं हमारे जो फूड पार्क हैं, जो जहाँ आपने पिछले साल भ्रमण किया था, उसके सीईओ थे, उनको था उसके साथ में हमको मिला तो वहाँ पर मंत्री जी दो जो थे माननीय 2 मंत्री, उनके साथ उद्यमिता उनकी बैठक हुई, उनके साथ उनकी समस्याएँ पूछी, उनके समाधान पूछे। तो इस तरह से सरकार जो काम कर रही है इस क्षेत्र में, एक तो एक भारत मंडपम जैसी उत्कृष्ट भव्य जगह पर
एक 1 लाख स्क्वायर मीटर के स्थान में जो ये स्टॉल लगा हुआ था, अपने आप की भव्यता को दिखाता है, क्योंकि पहली बार जब ये 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो शायद ये 20,000 स्क्वायर मीटर का था। लेकिन अब ये 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का विस्तार हो गया, और वहाँ पर घूमते चलते चलने में ही अपनी जो है कुछ समय बाद उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, और पूरा उसको अनुभव पूर्ण नहीं मिल पाता है। तो कम से कम ऐसी जगह पर जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 2 दिन का था, अब ये 4 दिन में भी मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से अगर कोई देखना चाहे, समझना चाहे, वो 4 दिन भी अपर्याप्त है। और तो इसलिए अपने इंटरेस्ट के जो लोग से बातचीत हो सकती है, कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ संवाद कर सकते हैं, उनके साथ अपने बिज़नेस रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। ऐसे ऐसे ही संभावनाओं पर के लिए ये इस तरह का आयोजन किया गया है। और साथ ही इसके साथ-साथ ही कल हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना, उनकी उनके उद्बोधन को सुना, और उनकी आगे की 2047 के जो विज़न है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की, आत्मनिर्भरता के ऊपर चर्चा की, और साथ ही अभी जो जीएसटी में थोड़ा-सा कमी आई है, उसके ऊपर भी उन्होंने चर्चा की। जीएसटी उत्सव के ऊपर भी इसकी ब्रांडिंग की गई थी। तो इस तरह से जो कार्य हो रहा है इसमें, और महत्वपूर्ण बात ये थी कि अभी मखना के ऊपर भी एक नेशनल बोर्ड बन गया है, जिससे मखना जैसा जो एक उपेक्षित आइटम था, उसको एक वैश्विक पहचान दी जा सके। और इस पर भी बिहार में बोर्ड बना हुआ है। चिराग पासवान जी उसके मंत्री हैं अभी, फूड प्रोसेसिंग के, इस मंत्रालय के। तो उनके राज्य में मखना क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में वहीं पर ही होता है, तो वहाँ पर एक बोर्ड बना हुआ है। इसी तरह से हल्दी के ऊपर एक बोर्ड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बना हुआ है, निज़ामाबाद में। जैसे हल्दी के ऊपर जो उसकी सारी वैल्यू चेन है, उत्पादन से लेके, प्रोसेसिंग से लेके, मार्केटिंग से लेकर के, इस तरह से कमोडिटी स्पेसिफिक ज़रा-सी हस्तक्षेप की तरफ सरकार ध्यान दे रही है कि इस प्रोडक्ट में इसकी जो कमियाँ हैं, इसमें जो कार्य में करने पे परेशानियाँ आती हैं, हर एक स्तर पर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे मार्केटिंग वाला हो, चाहे निर्यात का हो, उन सबको करने पर जो-जो समस्याएँ हैं, उसका समाधान किस प्रकार से किया जाए, कैसे उस चीज़ को लेते हुए हम आगे बढ़ें, किस चीज़ में सरकार अपने योजनाओं के माध्यम से सहयोग करे, कौन से स्कीम में हमारे बड़े उद्यमी अपना योगदान कर सकते हैं, और किसान और उद्यमिता के माध्यम से जो उपभोक्ता है, उसके पास गुणवत्ता युक्त उत्पाद कैसे पहुँचे, और उसको हम अपने निर्यात के माध्यम से और अन्य उद्यमिता के माध्यम से उपभोक्ता तक गुणवत्ता युक्त और सही क्वालिटी युक्त और सही दामों पर वो चीज़ें आगे पहुँच सकें, और उसके बीच की कड़ियों की जितनी भी कमियाँ हैं, उसको आप दूर किया जा सके। तो ऐसे सरकार के उद्देश्य हैं, और इसमें फिर सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने-अपने जो भी दायित्व है, भूमिका है, उसके माध्यम से उसमें अपना योगदान करने का प्रयास करें। चाहे इंडिविजुअल के रूप में करें, चाहे आप संगठन के रूप में करें, चाहे एफपीओ के रूप में करें, चाहे कंपनी के रूप में करें। तो ये सब हमारा दायित्व बनता है कि हम उसमें अपना योगदान करें। तो ऐसा करते हुए फिर आगे चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, और सबके सुझाव लिए गए हैं, और जितना हो सकता है वहाँ पर जो प्रदर्शनियाँ हैं, जो लगी हुई थी, उसका भी अवलोकन किया गया माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और जिनसे बातचीत, जो सफल उद्यमी हैं, उनके साथ, कुछ महिला उद्यमियों के साथ अलग से बातचीत हुई, और फिर कुछ और उद्यमिता के साथ और विभाग के साथ जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनके साथ भी भ्रमण के दौरान उनकी प्रदर्शनी का जब भ्रमण हो रहा था, तो उसमें भी चर्चा का चलता रहा। तो कुल मिलाकर ये आहार के ऊपर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारा बहुत कार्यक्रम रहा, जिसमें मुझे जाने का मौका मिला, और मुझे वहाँ पर देखने का और भारत मंडपम की भव्यता को देखने का मौका मिला। क्योंकि इतना भव्य तरीके से बनाया गया है, इतने सुंदर तरीके से वहाँ लैंडस्केपिंग की गई है,
सारी व्यवस्थाएँ इतनी अच्छी की गई हैं। और एक सत्र, एक कोना उसमें योग के ऊपर भी था, मेन हॉल जो वहाँ हॉल था, वहाँ एक जितनी भी योग की क्रियाएँ हम करते हैं, उन सबको भी वहाँ पर एक बड़ी-सी दीवार में प्रदर्शित किया गया था। मेरी फ़ोटो उसके साथ है, तो उसके साथ मैंने अपनी फ़ोटो खिंचाई वहाँ पर। उसको याद किया, फिर मैंने योगाहार को याद किया, फिर मैंने योग को याद किया और इसमें इस तरह से चलते हुए आगे बढ़े। और साथ ही इसके साथ ही एक दूसरा इवेंट हो रखा है, जो कि नोएडा में हो रखा है, वहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर। वो है यूपी के ऊपर, यूपी उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार से एक इवेंट साइड बाय साइड चल रहा है और शायद यूपी उसको प्रत्येक वर्ष मनाने वाला है, क्योंकि ये वर्ल्ड फूड इंडिया तो हर साल भारत में नहीं होगा और लेकिन ये यूपी वाला इवेंट हर साल उनका बनाने का है और इसी तर्ज पर कि किस प्रकार हम अपने फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से अपने उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर सकें, उनको उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें, कैसे उसके माध्यम से हम उसको बाज़ार में बेच सकें और कैसे हम आगे उसको निर्यात करके अपने दूसरे राज्यों में भी, दूसरे देशों में भी भारत के उत्पादों को पहुँचा सकें। तो बड़ी उत्सुकता है लोगों के बीच में कि भारत में क्योंकि इतनी विशिष्ट जलवायु है, हम साल में 3 फसलें ले पाते हैं और ऐसा कोई देश दुनिया में नहीं है, जो कि साल में 3 फसल लेने के लिए सामर्थ्यवान हो। क्योंकि हमारी ऐसी भौगोलिक परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं कि ये सब करना सफल हो पाता है। तो बड़ी इच्छा है लोगों की कि भारत के मिलेट्स, भारत के उत्पाद जो विशिष्ट उत्पाद हैं, वो अन्य जगह पर भी पहुँचे और ज़ाहिर है सब जगह फ्रेश तो नहीं पहुँच सकते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनका प्रसंस्करण हो सके, उनकी गुणवत्ता बनी रह सके और जो हमारे जो अलग-अलग इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जो कि कल बता भी रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही बताया कि हमारे 100 किलोमीटर जाने के बाद हमारे भोजन में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है, उसमें व्यंजनों में कुछ परिवर्तन आ जाता है। वो ऐसा है भी कि 4 कोस पर बानी क्या है? पानी बदले 100 कोस पर बानी, ऐसा कुछ है, एक वो भी है। तो इस प्रकार से ये 100 किलोमीटर पर जाने पर हमारा भोजन, हमारा कल्चर, ये सब चीज़ों में, वानी में परिवर्तन जब हो जाता है, तो हमारे उत्पादों में, हमारे जो अ भोजन है, उसके आहार है, उसकी जो डाइवर्सिटी है, वो अपने आप में एक अनमोल है। और इस तरह के उत्पादों की अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और जिसमें हमारे उस जिले के जितने भी उद्यमी हैं, उसके साथ जुड़ के उसके जो भी स्कीम्स हैं, उसकी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जानकारी का लाभ ले रहे हैं और वो हर एक जिले में के अपने विशिष्ट उत्पाद के रूप में कई जगह पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उत्पाद आने लग रहे हैं। अब केवल उनको, मुझे लगता है कि उनकी गुणवत्ता को और अच्छा करते हुए और उसको उद्यमिता के साथ जोड़ने का अगर प्रयास किया जाए, तो हर एक जगह पर जहाँ पर भी किसान काम कर रहा है, अगर वो उत्पादों को इस तरह से बाज़ार पर लाने का प्रयास करता है और सरकार के साथ मिलकर के योजनाओं का लाभ लेता है, तो निश्चित रूप से उसकी आय में वृद्धि होगी और हमारे जो उत्पाद है, उसकी शेल्फ लाइफ में भी वृद्धि होते हुए वो आगे पहुँच सकता है। तो मैं इस क्रम में एक जो संस्थान है जो फूड प्रोसेसिंग पर काम करता है, उनके एक स्टॉल पर गया और क्योंकि उसमें विशेष रूप से हम लोग इसलिए गए क्योंकि उस संस्थान का एक एमटेक के छात्र को, प्रथम वर्ष के छात्र को हमारे साथ ही लगाया गया था कि वो हमारे जगह हमें अपने वहाँ पर कार्यक्रम में हमारे साथ रहे और कार्यक्रम के दौरान उनके हमें कोई चीज़ की अगर आवश्यकता होती है, तो उसके लिए वो वहाँ पर तत्परता के साथ आगे कोऑर्डिनेशन का काम करें। तो इस छात्र के साथ मैंने सबसे ज़्यादा समय बिताया और ये समझने का प्रयास किया कि वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं। तो निफ्टेम जो संस्था है, इसमें 2 प्रमुख संस्थान तंजावुर में और
हरियाणा में एक जगह पर है। तो उस संस्थान के माध्यम से विभिन्न फूड टेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम हो रहा है, और मशीन्स पर काम हो रहा है, पैकेजिंग पर काम हो रहा है, और इसके स्टार्टअप्स के ऊपर काम हो रहा है। तो उनके स्टॉल पर जाकर के हमने उनके प्रोडक्ट को देखे, उनकी पैकेजिंग को देखा। एक स्टार्टअप से मैं मिला, जिसने मुझे बताया कि अब जितना भी हम खाने में, जो फूड प्रोसेसिंग में हम जो उत्पाद ले रहे हैं, उसकी गुणवत्ता पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगता है कि उसकी गुणवत्ता कैसी होगी? उसकी गुणवत्ता का हम कैसे ध्यान देंगे? तो उसने एक नई तरीके से सोच के साथ ऐसे प्रोडक्ट जिसकी कम वैल्यू होती है और जिसमें उत्पाद नहीं होता है उन प्रोडक्ट का, और जो वेस्ट होता है उसके माध्यम से टेक्नोलॉजी डेवलप की, और एक प्रोटीन बार बनाने का प्रयास किया है। प्रोटीन बार मैंने भी खाया, तब तक के कुछ रास्ता और चल चुके थे, एनर्जी थोड़ी-सी कम हो गई थी, तो प्रोटीन बार खा के अपनी एनर्जी फिर से वापस हुई। और उससे चर्चा करने के बाद ये समझ में आया कि चाहे हमारे पास वेस्ट ही क्यों नहीं हो, उसका भी कुछ चीज़ में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। हमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर टेक्नोलॉजी का साथ मिलता है, तो हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी, या ऐसे चीज़ों को भी हम अपने यूज़फुल प्रोडक्ट में कर सकते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो इस निफ्टेम की, इस संस्थान के इस पहल के लिए, क्योंकि हम भी अभी, जब मैं फूड पार्क के साथ जब मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो मैंने हमारी अभी चर्चा हुई कि हमारा एलोवेरा का पल्प है, वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। फिर उसको खाद बना देते हैं या बाकी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इस तरह से और भी हमारे जो है आँवला है, उसका भी पल्प निकल जाता है। संतरे का हमारा बहुत ज़्यादा जब प्लांट चलता है, तो उसका यूज़ हो जाता है। तो उसका एक उद्यमी हमारे पास मिला था अभी, उसके साथ हमारी चर्चा हुई थी। वो उससे संतरे के जो वेस्ट है, वेस्ट मटीरियल है, उससे वो लेदर बना रहे थे। लेदर मतलब चमड़ा। अब चमड़ा बनाने के लिए किसी जानवर को मारना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो उन्होंने बड़े अच्छे उससे लेदर बना करके, जो लेदर जैसा दिखता है, फ़ील करता है, यहाँ की उसकी जो स्मेल है वो भी लेदर जैसी है। तो आदमी को ये पता नहीं लगेगा कि इसमें ये असली है या नकली है। और हमारा एक कार्य ये भी हो गया कि हमें किसी जीव को मारना नहीं पड़ा, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में लेदर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से ये कई सारी चीज़ों का, वेस्ट का भी हम उपयोग करके, केवल भोजन के लिए नहीं बल्कि अन्य प्रोडक्ट के रूप में भी, इस तरह से ये गन्ने के जो वेस्ट होता है, मोलास होता है, ये सब होता है, इससे उसने पैकेजिंग मटेरियल बना रखे हैं, खाने के वेस्ट मतलब मटेरियल बना रखे हैं, जो खाने के पत्तल होते हैं, ट्रे होते हैं, जिसको डिस्पोज़ किया जाता है, डिस्पोज़ हम कर सकते हैं, वो उससे बनी हुई है। हालाँकि उसकी कीमत अभी ज़्यादा हो जा रही है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी है, कल की आज की तारीख में कीमत ज़्यादा है, कहीं टेक्नोलॉजी का थोड़ा और विकास होगा तो कीमत ज़रा-सी कम हो जाएगी। तो ऐसे करते हुए कुछ उद्यम हमारे व्यक्तिगत रूप से, कुछ उद्यम हमारे सामूहिक रूप से, एक बड़े स्तर पर ऐसे करते हुए, भोजन की श्रृंखला में जो भी चीज़ें हैं, उसका किसी न किसी चीज़ में उसका परिवर्तन करके, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना, उसकी गुणवत्ता बढ़ाए रखना, उसकी वैल्यू एडिशन करना, और उसको उपभोक्ता तक पहुँचाने का कड़ी के कुछ मेरे पास अनुभव कल जो मेरे पास आए, उसमें से कुछ को मैंने शेयर करने का प्रयास किया। जैसा मैंने बताया कि ये अथाह सागर है। ये सागर इतना अथाह था कि इसमें हम, तो अभी मुझे लगा केवल सतह तक ही और थोड़ी-सी डुबकी ही मैंने लगाई है। बाकी और जो लोगों के अनुभव थे उसको समझने, देखने और कार्य करने की जब बात आती है, तो वो तो बहुत ही बड़ा विस्तार है। उसका ना मैं समझ पाया हूँ पूर्ण रूप से, केवल 10% से कम को ही देख पाया हूँ, शायद 1% को ही समझ पाया हूँ, जितना मेरी समझ है। तो हम अब इसमें हमारे जो कार्य करने का जो अगला कार्य वो है, वो ये है कि जो, हाँ, अब इस कार्यक्रम में पूरे राज्यों के, हर एक राज्य के जो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित अधिकारीगण, स्टाफ और किसान और उद्यमी,
जो इस कार्य में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको ऑनलाइन जोड़ा गया था। तो उसकी भी झलक वहाँ पर दिख रही थी बीच-बीच में कि किस राज्य में उनके जो वो थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो सब जुड़ करके अपना कार्य देख रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन को भी उन्होंने सुना और बाकी जो चीज़ें थी इस कक्ष में उसको भी उन्होंने देखा। तो अब जो जिले स्तर पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारी हैं, पीएफएमई का जो देख रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग का देख रहे हैं, उनके साथ हमारे किसान अगर समन्वय करते हैं, जैसे नर्मदापुरम में हमारे मनीष सोनी जी के साथ समन्वय मेरी जानकारी में ऑलरेडी हो रखा है। इस प्रकार से अपने-अपने जिले के जो भी ऐसे अधिकारी हैं, उनके साथ बातचीत करके उनकी योजनाओं के बारे में सुनते हुए, ओडीओपी के साथ जुड़ते हुए हमारे प्रत्येक किसान भी आकर के उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और अपने उत्पादों को व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से एफपीओ के माध्यम से आगे बढ़ाने का एक और कदम की तरफ बढ़ सकते हैं। ये मुझे लगता है कि हमारी अगला कदम इस तरह से हमारे किसान उठाएँगे, तो निश्चित रूप से उनकी जानकारी में और फिर उनके कार्यों में कुछ न कुछ आगे गुणवत्ता में वृद्धि होगी और वो 2 कदम आगे बढ़ने की तरफ कर लेंगे। जो लोग आगे ऑलरेडी इसमें काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, अब उनको और आगे सोचना है कि उनके पास अब आगे क्या संभावना है। तो मैं आज ये आहार के ऊपर मेरा जो अनुभव रहा है, उसको मैं बहुत ही संक्षेप में मैंने बताने का प्रयास किया है, जो समझ मेरी बनी। और अब आगे का कार्यक्रम के लिए वैसे कुसुम जी आगे बोलने वाली हैं, अपनी कुछ बातें कहने वाली हैं, लेकिन उससे पहले 1-2 हैंड रेज़्ड हैं। मैं सबसे पहले रमेश चंद मेहरा जी से ही अनुरोध करता हूँ और उसके बाद अशोक पटेल जी का भी है कि आप भी अपनी बात कहें और फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ। और जैसा मैंने कहा कि मुझे अब 10 मिनट के बाद मुझे अब आगे निकलने के लिए जाना है, तो मैं तैयार भी होते रहूँगा, आप सबकी बात भी सुनते रहूँगा। और आगे कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, नमस्कार। धन्यवाद। जी ओम, सदन को नमन। आदरणीय पवन कुमार सर ने बहुत अच्छी कल की जो यात्रा उनकी थी उसके संबंध में अपने अनुभव सुनाए। उसी तरह से मेरी यात्रा भी कल की जो है भोपाल की थी और वो यात्रा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तहत एक एक जिले से एक एक ब्लॉक को बुलाया गया था। तो नर्मदापुरम ब्लॉक को वहाँ पर बुलाया गया था क्योंकि मैं जन अभियान परिषद में मेंटर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि चलो, तो हम लोग गए कल वहाँ पर। जैसा कि आदरणीय उपाध्याय जी का जन्मदिन के साथ साथ स्वदेशी पर एक जो है बड़ा अच्छा कार्यक्रम रविंद्र भवन में हुआ था और उसमें भोपाल के आसपास के सभी जिले के ऐसे प्रतिभागी उसमें उपस्थित हुए थे। वहाँ पर स्वदेशी पर जो प्रश्न पूछे, ये कथा तो अपन बाद में कहेंगे, इनके पास समय नहीं है अभी। कोई प्रश्न जी हो तो सुनो कोई तो पूछे, नहीं तो मैं पूछूं। हाँ, अरे भाई, जैसे जो इन्होंने सुनो। कहा है आदरणीय पवन जी का, और वो आइए बाद में हो जाता तो ठीक रहता। चलिए ठीक है मैं जी। प्रश्न पूछ लूं, ये कहाँ पे था पवन जी? प्लीज बताने कृपा करें, कहाँ पे देखने गए थे, कहाँ था? ये भारत मंडपम जो पहले प्रगति मैदान होता था, अब उसका बिल्कुल रिस्ट्रक्चरिंग करके भारत मंडपम बड़ा भव्य एक स्थान बन गया है। ये स्टॉल ये प्रदर्शनी अगले आज, कल, परसों 3 दिन और चलने वाली है। उसमें आ सकते हैं, आना चाहते हैं तो दिल्ली ज़रूर आएँ। दिल्ली में दिल्ली में दिल्ली में है। प्रगति मैदान जो अच्छा, पहले होता था उसको नए सिरे से भारत मंडपम का स्वरूप दे दिया गया है, भव्य स्वरूप दे दिया गया है। और जी। कोई अ, प्रश्न? जी सर, जी, जो प्रगति मैदान जहाँ पे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने आंदोलन किया, अन्ना हजारे जी ने, वही मैदान है। जैसा आदि अशोक जी ने पूछा। मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी अपना सवाल कर सकते हैं। स्वागत है। धन्यवाद मुरलीलाल जी। पवन सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी पेश की है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट सर से थी कि निश्चित रूप से आपने तो किया ही भी होगा कि अलग अलग देशों के जो स्टॉल थे, तो उसमें कौन से जो क्रॉप्स थे और उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स थे, इसकी अगर डायरेक्टरी या कुछ इंफॉर्मेशन लिटरेचर जो है वो यदि इकट्ठा किया गया
तो निश्चित रूप से कौन से नए क्रॉप्स में हम अपने भारतीय लोग जा सकते हैं और उसके क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसकी पूरी दुनिया में मांग है। तो इस तरह का बाद में अगर आपने प्रस्तुतिकरण किया तो सबके लिए सुविधाजनक होगा। धन्यवाद। जी डॉक्टर दुबे, मैं जैसा मैंने बताया ना, मैं सारे स्टॉल को नहीं देख पाया क्योंकि चलते जा रहे थे, लेकिन विभिन्न उत्पाद जैसे अब सऊदी अरेबिया में जो चीजें होती हैं वहाँ डेट्स पर उनका था, जो खजूर है, और खजूर के माध्यम से जो उत्पाद उनके वहाँ स्नैक्स के रूप में बाकी सब चीजों के रूप में थे वो वहां पर हो रहे थे। इस प्रकार से जब मैं अगले स्टॉल पर गया, वियतनाम के स्टॉल पर, तो वहां पर उनके वहाँ ये फ्रूट्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, उसके अलग अलग तरह के ड्रिंक्स, अलग अलग तरह की चीजें, अनेक तरह की चीजें वहां पर देखी। फिर मैं गया थाईलैंड के स्टॉल पर, एक फोटोग्राफ भी मैंने खींची अपनी, जो कि केला और ड्रैगन फ्रूट और नींबू, ये तीन चीजें के वहां पर उन्होंने लाइव डिस्प्ले किया था। प्राइस पूछा कि ये था वहां पर, तो उन्होंने बताया करीब ये $8 का बेचते हैं। $8 का मतलब ये हुआ कि 8 8 का इनका एक पूरा केस था और उसमें करीब 22 पीस थे। तो आप ये लगा लीजिए कि भारत में उसकी कीमत जो 80, एक ड्रैगन फ्रूट नहीं आता है आम वाले जो थी, वहां पर वो जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो केस ₹100 का केस कितने 20 पीस का जितना, वहां से ऐसा कुछ आ रहा है और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का फ्रूट, बिल्कुल फ्रेश है, मतलब किया उसको मैंने फील, बिल्कुल फ्रेश प्रोड्यूस जितना भी था वहां पर, गुणवत्ता के साथ साथ वहाँ की क्वालिटी के साथ साथ वहाँ जो प्राइस है, प्राइस थी। और अभी ड्रैगन फ्रूट का जैसे भारत में अभी शुरुआत ही हो रही है, तो धीरे जब ज्यादा इसका विस्तार होगा तो रेट भी जरा सी कम हो जाएंगे। कोई भी चीज नई आती है मार्केट में, उसके रेट ज्यादा धीरे लोग हैं तो उसके फिर रेट जरा सी आम आदमी की पॉकेट तक के हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उत्पाद, कई तरह के चीजों के उत्पाद जो कि प्रोसेसिंग के माध्यम से थे। तो वो नारियल का उन्होंने एक टैबलेट बना रखी थी, तो उसको टैबलेट मैंने खाई, थोड़ी सी एक टैबलेट, मतलब टैबलेट वैसे ही नहीं, गोल वाली नहीं, एक चौको टैबलेट थी। तो वो टैबलेट के माध्यम से खाया तो ऐसा लगा कि नारियल का जूस ही पी रहे हैं या दूसरा फ्रूट मैंगो खा रहे हैं, ऐसा करके मैंने का रखा था बिल्कुल। तो ऐसे अनेक तरह के उत्पाद हैं जो कि थे, सारों की मुश्किल है मुझे लगता है। और सब तरह के उत्पाद, मतलब वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, सब चीज वहां पर जो प्रोसेसिंग के माध्यम से होता है सब कुछ था। तो सबको मैंने देखा, नजदीकी से समझने का प्रयास किया है। आने वाले समय पर शायद मैं आज फिर से जा रहा हूँ वहां पर, तो अगर मुझे फिर से जाने का मिला और मुझे और मौका मिलेगा तो मैं उनको और ज्यादा गहराई से समझने का प्रयास करूंगा। जी, सर थैंक यू। छोटी सी रिक्वेस्ट थी। चिया सीड्स की पूरी दुनिया में बहुत महंगी मांग है और चिया सीड्स अभी इंट्रोड्यूस भी हो रहा है। उसके क्या प्रोडक्ट्स अगर बनाते हैं, किसी देश ने बनाए हैं, तो उसका स्पेशल ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जी जी जी, बिल्कुल जरूर। जी धन्यवाद आदरणीय पवन सर। आदरणीय कल्पना खोटले बहन जी का भी हैंड रेस था, वो भी अपना सवाल कर सकते हैं। जी, ये अद्भुत दर्शन सर ने जो कराए हैं उसके लिए हम तो अ, धन्य हो गए हैं, और आप जो भी अनुभव लेंगे हम सबको बांटेंगे। सर जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर कोई नोएडा में है या दिल्ली में है तो कोई सामान्य व्यक्ति जा सकता है क्या? उनको एंट्री मिलेगी क्या प्रगति मैदान में? जी जी बिल्कुल, सामान्य के लिए, जन सामान्य के लिए 10 से 6 बजे तक खुला हुआ है। और ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर पास बनाने के लिए समय नहीं लगेगा। और अगर ऑनलाइन नहीं करते हैं तो फिर आपको पास बनाना है, और पास बना के बड़ी सिक्योरिटी की मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स थी वहां पर कल, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे थे। और बिना एंट्री के किसी भी जगह पर जो रेस्ट्रिक्टेड थी, किसी की एंट्री अलाउड नहीं थी। तो सब जगह पर जाने पर बहुत सिक्योरिटी चेक, अच्छा, बहुत बढ़िया इंतजाम, पुख्ता इंतजाम कर रखा था। सामान्य व्यक्तियों के लिए खुला है, उद्यमियों के लिए खुला है। कोई भी वहां पर अगर है तो जरूर जा करके इसका लाभ ले सकते हैं। जी।
करना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उसके लिंक वगैरह उसके लिंक मैं ऐसा करूंगा, योगाहार के कोर ग्रुप में, कोर वाला ग्रुप में मैं अभी लिंक शेयर कर देता हूँ। तो उसमें आप जो भी जाना चाहें उनको आप दे दें, तो वो अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। फिर उसको अपना ऑनलाइन वहां से अपना बैज वगैरह लेना है और फिर वहां से आके एंट्री कर लेनी है। मैं अभी शेयर कर दूंगा इसको। सर ये कब तक है लास्ट दिन? ये अगले 2 दिन 26, 27, 28 तक के। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और आप जा रहे हैं सर, तो वहाँ जो जैसे मूंगफली का छिलका है, संतरे का छिलका है, अन्य अनाजों की जो प्रोसेसिंग जो हमारा वेस्ट चला जाता है, उसकी प्रोसेसिंग के बारे में जरूर कॉन्टेक्ट नंबर ले लें, उनसे मार्गदर्शन लेंगे अपन। ये बहुत बड़े किसानों के हित में बहुत बड़ा कार्य है। मैं आपकी यात्रा मंगलमय हो और बहुत ही बड़ी उपलब्धि ऐसे आहार जो आपने कहा है। हमारा 2020 के पहले युग के अलावा आहार की कोई बात ही नहीं करता था। आज सरकार बातें कर रही हैं और वर्ल्ड दिवस और तमाम चीजें मनाए जा रहे हैं। ये योग आहार कार्यक्रम का बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मैं डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और वो भी अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद और सबको प्रणाम। और आज विश्व आहार दिवस के दिन सबको बहुत बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, क्योंकि आहार ही है सब कुछ, इसी के कारण हमारा जीवन है। एक जानकारी बस मैं बता दूं, कल्पना जी जो आप पूछ रही हैं, तो वैसे ये प्रगति मैदान में मतलब जो भारत मंडपम के नाम से बन गया है, बहुत विस्तार। और हर साल यहाँ पर मतलब पिछले दो तो मैं देख रही हूँ, पिछले साल भी, उसके भी 2 साल पहले भी ये फूड मेला तो लगता है, परंतु इस वर्ष उसको विश्व आहार दिवस करके मनाया गया है, इसलिए इतना उसका विस्तारित हुआ है। और अदरवाइज स्टेट से लगता है। और मैं अभी 3 दिन, जैसे कल, जैसे आदरणीय पवन जी ने बताया कि कल के लिए इतना स्ट्रिक्ट था बिकॉज कल प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे, तो आज और कल यहाँ वहाँ उतनी बाध्यता नहीं होगी। वैसे भी वो जन सामान्य के लिए खुला हुआ होता है। तो जहां तक मेरा आइडिया है कि आज और कल उतना बंधन नहीं होगा वहां पे, फिर भी आप रजिस्ट्रेशन करके देख लीजिए। मैं स्वयं जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी कल ही बात हो गई थी, जब पता चला था कि ये कहा कि जैसे जो यहाँ के रहवासी, मेरी डॉटर तो हमेशा यहीं रहती, तो उसको मालूम है। उसने कहा था कि अभी पहले दिन दूसरे दिन मत जाइए और फिर चलेंगे अपन, तो आसानी से मिलता है सब जगह। तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ ये जानकारी। जी आज जी मैं भी प्रयत्न कर रही हूँ जाने का, क्योंकि कल तो मैं भी नहीं जा सकूंगी। हाँ देखना। अच्छा, उसके बाद अब तो समय का बहुत अभाव है। हेलो बहुत ही ज्ञानवान चर्चा रही आदरणीय पवन जी की, और सारा ज्ञान वहाँ जो उन्होंने भ्रमण किया उसके बारे में जो सारा कुछ बताया, उससे हमारे योगाहार के परिवार के सभी सदस्यों को बहुत सारी जानकारी मिली और आगे भी मिलती रहेगी। और वो तो बहुत आगे रह के हमारे योगाहार परिवार में बहुत आगे रह के आहार के लिए ही कार्य कर रहे हैं पतंजलि के फूड पार्क के माध्यम से। तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामना, और आप सबको आज के दिवस के दिन बधाई। आज का कार्यक्रम जो है कुछ स्कंद माता की कृपा कह लो या जो भी कह लो, कुछ परिवर्तन ही चल रहा है कल से। पहले एक योग शिक्षक दूसरी आने वाली थी, पार्वती शर्मा जी, वो अब कल आएंगी, उनको भी कुछ कारण आ गया, नहीं आ पाई। फिर रात में सारी बात हुई, देन कल्पना जी को बोला, फिर जो भी हुआ बहुत मतलब, तो भी बहुत अच्छी योग शिक्षिका भी आज मिली अपने को, उसके कारण कि वो भी इसमें सहयोग शिक्षण में भी वो क्लास लेती हैं, योग की क्लास भी लेती हैं और ये भी लेती हैं, बौद्धिक भी एक लेती हैं, ऐसे मैं भी लेती हूँ। तो इस प्रकार से, और इस समय भी जो बौद्धिक में जो था, वो एक गुरुजी है ब्रजेंद्र द्विवेदी जी, तो वो देवी के साधक हैं। वैसे पूर्व में वो रहे हैं प्रोफेसर रीजनल कॉलेज में, भोपाल में रीजनल कॉलेज में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं, किंतु तो वो 82 इयर्स के हैं। और रिटायरमेंट के बाद वैसे भी शुरू से ही उनको देवी का ये था, साथ था, तो वो देवी के भक्त हैं। और उनके यहाँ बड़ा भारी मंदिर है, बहुत सारा सभी प्रकार की सब देवियों को, और बहुत बहुत बड़े साधक हैं वो। उनसे मैंने नवरात्रि के 1 हफ्ते पहले ही चर्चा की थी, और मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप एक दिन पहले दिन घट स्थापना और इसके बारे में आप अगर हमारे इसमें, मैंने परिचय दिया अपने योगाहार परिवार का,
योगाहार कार्यक्रम का। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं उस दिन तो मेरी पूजा चालू हो जाएगी, मैं एक दिन पहले आपको दे दूंगा, बता दूंगा। फिर जो भी हुआ, जैसी भी परिस्थिति बनी, तो वो उस दिन नहीं आ पाए। फिर मैंने बीच में उनसे बात की, तो कल परसों के दिन उन्होंने कहा कि ठीक है, पर उनको ये दिमाग में नहीं रहा था कि 7 बजे से आना है। वो बोले 8 बजे मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा गुरुजी 8 बजे तो समापन होता है, आपको 7 बजे आना पड़ेगा। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं कुछ कोशिश करता हूँ, मेरी पूजा को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूंगा। मैंने कहा देखिए अगर आपको सुविधा हो तो। फिर क्या हुआ, शायद वो माता जी की कृपा नहीं थी, तो कल उनका गला कुछ खराब हो गया। देन उनका रात को 9 बजे फोन आया कि मेरा गला तो आज काफी हो गया है खराब, मैं कल इतनी देर बोल नहीं पाऊंगा, तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं फिर कभी चर्चा कर लूंगा, अभी आप मुझे क्षमा करें। फिर मैंने उनसे प्रार्थना की, मैंने कहा नहीं क्षमा की कोई बात नहीं है, ये तो जैसा भी अवसर होता है वो हो जाता है। तब भी कि भाई आज का उन्होंने चूंकि कह दिया था, तो एक छोटा सा उन्होंने वीडियो बना के भेज दिया था कि आप चाहे तो ये वीडियो बता दें कि भाई मैंने यो किया। तो खैर वो वीडियो में भी काफी आवाज तो खरखरा रही है उनकी, वो तो मैं बाद में थोड़ा सा उनके दर्शन बस आपको करवा दूंगी। अभी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट भी नहीं बचे, 12 मिनट बचे। शरद ऋतु, ये जो हमारी शरद ऋतु चल रही है, माता जी के दिन चल रहे हैं, क्वार या अश्विन नवरात्रि जिनको बोला जाता है। और आप पहले भी सुन चुके हैं कि शरद ऋतु रोगों की माता होती है। अब माता कितना बड़ा काम करती है, तो यहाँ ये चूंकि रोगों की माता है, तो वो शरद ऋतु अपने सारे रोग इस समय में भेज देती है यहाँ हमारी पृथ्वी पर। परंतु साथ में ये असुर शक्तियां अगर आती हैं, तो देव शक्तियां भी उतनी ही स्ट्रांग होती हैं, उतनी ही मजबूत होती हैं। और आपको ये तो हमारी देवी जी का अवतार कैसे हुआ है, आप लोग सभी साधक हैं, सभी हमारे भाई जो इसमें सब बुजुर्ग भी हैं, यंग भी हैं। और देवी जी का आगमन कैसे हुआ, कैसे उनका अवतार हुआ, कैसे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति देके, अपने अपने अस्त्र देके, सब प्रकार के जो, जब राक्षसों का बहुत ज्यादा आतंक मच गया, तो ब्रह्मा जी सब देवताओं के पास गए और उन्होंने उनसे रक्षा की मांग करी। तब सभी ने अपने अपने पास से एक एक अस्त्र दिया और अपनी शक्ति से देवी का अवतार को उनको जागृत किया, और उस शक्ति ने फिर इन सब राक्षसों का अंत किया। वो तो वो पूरी अलग कहानी है, पूरी बड़ी, आप लोग सब जानते भी होंगे। तो बात केवल इतनी है कि इन दिनों में चूंकि राक्षस प्रवृत्तियां है, अर्थात रोग प्रवृत्ति है, तो हमें इस ऋतु में अपना आहार कैसा रखना है, मुख्य बात वो है। क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहना हमारा पहला अधिकार है। इसलिए, और स्वस्थ किससे रहेंगे? आहार से। वो भी हम सब जान रहे हैं, इतने दिनों से सारी चर्चा चल रही है आहार के ऊपर ही। और अभी आदरणीय पवन जी ने भी जो आहार की बात करी, तो आप संयोग देखिए कि आज उन्होंने भी आहार के बारे में वहां पे जो कल दर्शन किए थे, और फिर चूंकि समय इस प्रकार का सब परिवर्तन कार्यक्रम में अपना हो गया था, तो हमने कहा कि चलो हम थोड़ा सा इसके ऊपर बता देंगे। तो हम दोनों की बात हो गई थी, तो बोले बहुत बढ़िया बात है। तो अब हमको आहार पे कैसे ध्यान देना है। आप देख रहे हैं कि इन दिनों में ये नवरात्र में, और नवरात्र के पहले से भी काफी सारे व्रत आते हैं हमारे यहाँ। हमारे हिंदू धर्म में व्रतों की बड़ी महत्ता है। पूरे बरसात ऋतु में, पूरी वर्षा ऋतु में व्रत रहते हैं। ये जो श्राद्ध पक्ष चलते हैं उसके बीच में भी व्रत रहते हैं, महालक्ष्मी का और देवी जी का, और कौन कौन से व्रत रहते हैं। साथ में श्राद्ध पक्ष में भी आहार की एक नियमितता है। दूध और चावल की खीर का बहुत प्रचलन है, और शुद्ध घी की पूरी का प्रचलन है। क्योंकि उन दिनों में, अच्छा सबसे पहले तो ये है कि इस ऋतु में, मतलब शरद ऋतु में, हमारा पित्त कुपित होता है। एक दिन कभी त्रिदोष के ऊपर बात करेंगे, अभी तो पूरा डिटेल नहीं हो सकता है, किंतु एक छोटी सी बात बता दूं कि जो त्रिदोष है, मतलब वात, पित्त और कफ, इसी के आधार पर हमारा आहार निश्चित होता है। जैसी हमारी प्रकृति है, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा वात है कि पित्त है या कफ है, उसके अनुसार ही हमें आहार रखना चाहिए या आहार रखना होता है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। चूंकि हम आहार में गड़बड़ी करते हैं, हमें उसकी जानकारी नहीं है कि हमारी क्या प्रकृति है, इसलिए, और फिर किस ऋतु में कौन सी चीज
लेना चाहिए हमारे प्रकृति के अनुसार, उसकी जानकारी नहीं होने के कारण हमारे पास ये दुनिया भर के रोग आ जाते हैं और ये राक्षस प्रवृत्तियां हमारे ऊपर अटैक करती हैं, हमारे ऊपर प्रहार करती हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने आहार को ही सुधारना है, और उस आहार को सुधारने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारी प्रकृति कैसी है, फिर हमारी प्रकृति कैसी है, फिर इस प्रकृति की प्रकृति कैसी है, अर्थात प्रकृति में क्या चल रहा है, और फिर उसके बाद किस प्रकार से हमको कौन से नियम पालन करना है। आहार को शुद्ध करने के लिए या आहार को उचित बनाने के लिए हमारे शरीर के लिए किस प्रकार के नियमों का पालन करना है। अब पिछले कुछ 30, 35, 40 साल मैं कह दूंगी कि उसमें हमको ये सारी जानकारी नहीं रही है। अदरवाइज पहले तो जो हमारे बुजुर्गों के मुंह से हम सब सुनते थे कि किस मौसम में क्या खाना है, किस मौसम में कौन सी चीज नहीं लेना है, किस दिन कौन सी चीज नहीं लेना है, किस तिथि को कौन सी चीज नहीं लेना है। ऐसा मैं अपना बताऊं तो मैंने तो बचपन से ये सारी बातें सुनी है, और फिर उसके बाद में चूंकि कुछ भाग्य कह लो, सौभाग्य कह लो कि मेडिकल साइड में आ गए, तो उसके कारण हर बात की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लेने की एक उत्सुकता रहती थी, और उसको लिया तो समझ में ये आया है। मेच्योर स्थिति जब हमारी आई तो ये समझ में आई कि जैसा हमारी प्रकृति है उसके अनुसार, साथ में जिस प्रकार का मौसम है उसके अनुसार, और जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है उसके अनुसार हमें आहार लेना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आहार जो पहले आता था तो वो बड़ा शुद्ध होता था। अपन सारे हमारे भाई लोग, अपन सभी किसान उससे जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं कि पहले कितनी शुद्धता से सारी चीजें आती थी। गौ माता के घी दूध से लगा के, मक्खन से लगा के, दही छाछ से लगाकर, अनाज से लगा के सारी वस्तुएं शुद्ध और बड़े भाव से आती थी। जो लोग देते थे वो एक भावपूर्ण देते थे, और हमारा भोजन जो है भाव बहुत जल्दी पकड़ता है। भोजन और पानी, ये दो वस्तुएं बहुत जल्दी भाव पकड़ती हैं, इसीलिए जब भी कभी स्वच्छता की या शुद्धता की या स्वास्थ्य की बात होती है तो उसके ऊपर सबसे पहले उसके लिए स्वच्छता का आह्वान किया जाता है कि वो स्वच्छ हो। चाहे हम कोरोना काल में देख लें, कोरोना काल का जो प्रोटोकॉल था स्वच्छता के बारे में, आहार के बारे में, वह प्रोटोकॉल हमारा बहुत पुराने समय में था, किंतु बिगड़ गया क्योंकि जानकारी नहीं रही। दूसरा, जो संयुक्त परिवार थे, बड़े बूढ़े जो सारी बातें सिखा देते थे, वो सारा बात ही खत्म हो गई। सब अभी एकल परिवार हो गए, बच्चे, हमारी यंग माताएं, वो सब उन बातों को जानती नहीं है। ना जानने के कारण, जानकारी ना होने के कारण कितना अत्याचार होता है ये भी आप लोग, हमारे सब बुजुर्ग हैं, सब समझते हैं। तो कहने का मतलब मैं अभी शॉर्ट में इतना बता दूं कि ये शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है, वर्षा में वात बढ़ता है, वर्षा ऋतु में वात प्रकोप बढ़ता है, और शरद ऋतु में ये संधि काल है। शरद ऋतु संधि काल है, उसके बाद आ जाएगा शिशिर, मतलब ठंड आ जाएगी, तब वहां पे कफ बढ़ जाएगा। तो ये जो वात पित्त कफ जो तीनों प्रकृति है ये जन्मजात होती है, इसको हम बनाते नहीं है, हमारे पैदा होने के बाद हम नहीं बना सकते, ये जन्मजात होती है। हाँ, और जब ये तीनों बैलेंस रहती है, मतलब वात पित्त और कफ तीनों हमारे शरीर में रहता है, पर जिसकी अधिकता होती है वैसी प्रकृति बन जाती है। उस प्रकृति को पहचानने के लिए भी शारीरिक स्थिति कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है, वो पूरा ज्ञान है आयुर्वेद में। आयुर्वेद ने ये सब कुछ दिया हुआ है। तो अब इन दिनों में जब अगर हमने आहार की गड़बड़ी करी, हमने आहार और विहार मतलब दिनचर्या, हमने भोजन भी गलत लिया या मतलब अपने अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार ना लिया, और साथ में दिनचर्या अपनी प्रकृति के अनुसार, इस प्रकृति के अनुसार अर्थात ऋतु की प्रकृति के अनुसार अगर नहीं रखा, तब हमारे अंदर वो विकार बढ़ जाते हैं। यदि हम आहार और विहार अपनी प्रकृति के अनुसार सही रखें, ऋतु अनुसार सही रखें, तो कभी भी हम बीमार नहीं पड़ सकते, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। जो हमारे शरीर के अंदर का चिकित्सक बैठा हुआ है वो तो स्वयं ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने की हर संभव कोशिश करता है, किंतु हम उस चिकित्सक की बात को नहीं मानते हैं और कहाँ दौड़ते हैं। जैसे ही बीमार हुए हमने दौड़ लगा दी हॉस्पिटल की। हम अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो गया, इस बात को नहीं जान पाते हैं, और उसके कारण फिर हम मेडिसिन लेके अपनी उस प्रकृति को बिगाड़ लेते हैं, उस वात पित्त कफ वाली प्रकृति को बिगाड़ के, और फिर रोगों का घर हमारे शरीर में बन जाता है। तो संक्षिप्त में यह है कि इन दिनों में पित्त प्रकृति बढ़ जाती है,
जिसकी विषम है, जिसका वात जो है, पहले वर्षा में अभी तक वात बढ़ा हुआ था, उस समय में पित्त दबा, उस समय पित्त कुपित होता है। कुपित होता है अर्थात पित्त उस समय बढ़ता है, किंतु वो निकलता नहीं है, वो केवल मदद करता रहता है उस वात को, और इस समय में फिर पित्त बढ़ जाता है। तो चूंकि पित्त की प्रकृति बढ़ जाती है, तो पित्त का क्या नेचर है? गर्म, ये गर्मी बढ़ाता है। वैसे भी ऋतु में के अनुसार कुंवार महीने में बहुत तेज सूरज की रोशनी आती है, सूर्य देवता बड़ी प्रकोप से, उनका बड़ा प्रकोप होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कुंवार महीने की धूप में अगर हमारे अनाजों को सुखा लिया जाए तो उसमें फिर कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, ऐसा भी हमने सुना है। पर वर्तमान समय में तो ऋतुओं में भी कुछ समय में भी परिवर्तन हो गया, हम देख रहे हैं। जैसे पहले वर्षा ऋतु एक समय से होती थी, फिर संधि काल ये आता था शरद ऋतु का, फिर शिशिर आती थी, उसके बाद में हेमंत आती थी। तो ये सारी ऋतु काल भी प्रकृति चूंकि कुपित हो गई है, प्रकृति खुद अपना क्रोध बता रही है, और प्रकृति क्रोध इस प्रकार से बता रही है कि आप लोग नहीं मान रहे हो तो मैं आपको सजा दूंगी। और वो सजा देने के माध्यम से ही वो इस प्रकार से हमारे प्रकृति में भी चेंज हो रहा है। दिवाली या ये कार्तिक महीना के एंड में उधर आती थी, इन दिनों में जल्दी आ रही है। और अभी भी कुंवार के महीने में, कार्तिक के महीने में कुंवार, और जो हमारी शरद ऋतु है वो रहती है इंग्लिश महीने के हिसाब से अगस्त से अक्टूबर तक, और हिंदी महीनों के हिसाब से कुंवार और कार्तिक माह में। और फिर आप लोगों को ये भी सबको पता है कि कार्तिक महीने में अर्थात दीपावली के बाद में हम सारा आहार लेना आरंभ करते हैं। प्रकृति इसके बाद दिवाली के बाद में सारी ऐसी वाली आहार आता है, ऐसी वाली सब्जियां आती है जो नेचुरल तरीके से आती है। हाँ बस मैं अभी थोड़ी देर में, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ चलिए चलिए ठीक है, मैं अभी थोड़ी 10 मिनट से बाद में बात करती हूँ, जरा क्लास चल रही थोड़ी, ठीक है। तो उस समय हमारा जो आहार आता है वो सब हमको सूट करता है, मतलब सब हमारे शरीर के हिसाब से रहता है, हमारी पाचन संस्था उस समय रहती है। किंतु इस समय में पाचन संस्था बहुत अधिक कमजोर हो चुकी होती है। पित्त प्रकृति बढ़ने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, और जिनकी ओरिजिनल पित्त प्रकृति है वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको सारे बुखार आएंगे, वायरल फीवर होगा, और जलन होगी पेट में, शरीर में गर्मी बढ़ जाने के कारण आंख में भी रोग हो जाते हैं। ये सारी मतलब ऐसे वाले रोग हो जाते हैं जिनकी पित्त प्रकृति बढ़ी हुई है। और पित्त प्रकृति सबकी बढ़ जाती है, वात वालों की भी, कफ वालों की भी, और पित्त वालों की भी। तो जिनकी ओरिजिनल प्रकृति होती है वो जब जिस समय में जो प्रकृति में जो चीज बढ़ी हुई होती है, जो मतलब वात पित्त कफ में जो चीज बढ़ी हुई होती है वो उस मौसम के अनुसार भी बढ़ जाता है। तो इन दिनों में शरद ऋतु में कुंवार और कार्तिक माह तक जो कि पित्त बढ़ेगा, तो इसलिए आपको क्या करना है, अब करना क्या है, आहार कैसा लेना है। एक तो सबसे पहली बात व्रत करना है, जो अभी इन दिनों में भी ये 9 दिन के व्रत चल रहे हैं, ठीक है, व्रत कर रहे हैं, आपको ध्यान करना है, पूजा करना है, मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ रहने के लिए पूजन पाठ करना है। पर ये आवश्यक नहीं है कि आप इतनी गहरी पूजा में, बहुत तो कहते हैं अरे भाई हमसे तो पूजा नहीं होती, हमसे तो उपवास नहीं रहा जाता। क्यों? इसलिए कि उनकी प्रकृति वैसी नहीं है कि वो पूरे 24 घंटे भूखे रह सके। तो प्रकृति का पूरा विषय अलग होता है, कभी एक दिन ले लेंगे तो सारी सबको जानकारी होगी। तो अपने अनुसार यदि व्रत रख सकते हैं तो रखें, नहीं रख सकते हैं तो बहुत हल्का पचने योग्य भोजन लें, जैसे मूंग की दाल, हरी ये ऐसी वाली सब्जियां, फल ऐसे वाले जो इस मौसम में आ रहे हैं उनको लें। फिर साथ में मीठा खाएं, मीठा, कड़वा और कसेला, ये 3 स्वाद, 6 रस होते हैं हमारे भोजन में। तो 6 रस में से ये 3 रस जो है, मतलब मीठा, कसेला अर्थात ऐसा वैसा वाला जो आंवले वाला स्वाद होता है, और कड़वा यानी करेला। तो इन दिनों में ऐसी वस्तुएं खाना चाहिए जो साथ में हमारे अंदर जाके उस पित्त की गर्मी को शांत कर सके। फिर गाय का घी, नारियल का तेल,
और तिल्ली का तेल, तिल्ली और नारियल ये वात पित्त की जो कुपित प्रकृति होती है उसको शांत करती है। फिर साथ में इन दिनों में कद्दू, परवल और आपका ये होता है जो भूरा कमड़ा जिसको बोलते हैं पेठा, फिर लौकी, तोरई, आपकी मुनगे की फली, सहजन और कच्चा केला, ये ऐसी सब जो ठंडी प्रकृति की वस्तुएं हैं वो आपको लेना है ताकि आपकी सिस्टम बिगड़े ना, आपकी पाचन संस्थान बिगड़े नहीं। और फिर हम सब योगी हैं, आप सब जान रहे हैं कि जहाँ पाचन संस्थान बिगड़ती है वहीं रोग आता है, क्योंकि पाचन संस्थान बिगड़ने के कारण ही हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है। और यदि हमारी इम्यून सिस्टम हमारी